हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चांदी आई सेंटर। आज हम लोग डील करेंगे आईटी एंड कंप्यूटर, ये नया इंडेक्स है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने यहाँ से हेल्थ से लेकर 10th इंडेक्स तक हमने कवर कर लिया था। उसके बाद लेक्चर स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी से। जो बायोटेक्नोलॉजी की ये सब जितने दिए हुए हैं नए टॉपिक वो सब कंप्लीट कर चुके थे। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी ये सब है, ये सब हम लोगों ने डील कर लिया था। कल ही अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखा था। आज हम लोग डील करेंगे आईटी एंड कंप्यूटर, एक नया टॉपिक है। चलें एंजॉय करते हैं ये टॉपिक के, देखते हैं क्या इसमें है। ये आपके पेज 22 से स्टार्ट है। पेज 22। इस टेक्नोलॉजी को मैं ये स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, आप इस जो टॉपिक है इस इंडेक्स को आप इजी लेंगे। नॉर्मल डेली लाइफ में आप इसको कहाँ यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट फील होगा और आप इसको ईजिली कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहला आईटी एंड कंप्यूटर में पहला टॉपिक है आपके 5G नेटवर्क। आपको पता है कि नेट की कितनी ज़रूरी होती है, और ख़ास करके कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, कि अब सब चीज़ कोविड-19 में ऑनलाइन सब करना पड़ रहा है। उसमें 5G नेटवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डिसाइड किया है कि वो अलाउ करेंगे मोबाइल ऑपरेटर को वो 5G ट्रायल जून 2020 से स्टार्ट कर सके। मतलब आपका 5G का ट्रायल स्टार्ट होगा। 5G एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो आपको रेडियो वेव यूज़ करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। यह नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क होगा आफ्टर 4G LTE नेटवर्क, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन नेटवर्क जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद ये उसका नेक्स्ट जनरेशन है। 5G टेक्नोलॉजी इंटर करेगा सर्विस में ग्रेजुअली इन द बिगिनिंग ऑफ 2019 एंड एडवांस टू अ फुल रेंज ऑफ सर्विसेज बाय 2024 तक आपको इसके एडवांस रेंज सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। 5G प्रोवाइड करेगा कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ एज पर यूज़र के नीड के हिसाब से, ताकि वो उसको एक्लमेट कर सके टेक्नोलॉजी, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से टेक्नोलॉजी ये सब यूज़ करना, तो आपके हिसाब से वो यूज़र को ज़रूरत के हिसाब से उसको कैपेसिटी या बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाएगी। ये हेल्प करेगा आप इनकॉर्पोरेट कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर लाइफ। ये सपोर्ट कर देगा वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी सर्विसेज से। अब ये नेक्स्ट मूव करते हैं, ये प्रोवाइड करेगा फिजर डेटा स्पीड, अल्ट्रा लो लेटेंसी, निकलते रेफर इन्फोग्राफिक। यहाँ पे लेटेंसी वर्ड का याद रखिएगा, लो लेटेंसी। जैसे आप बफरिंग देखते होंगे तो बफरिंग में कुछ टाइम लगता है, तो यहाँ पर आपकी जो लेटेंसी होंगी बहुत कम होगी, तो वह ताकि आप एकदम स्मूथ आप पिक्चर्स या वीडियोज़ आप देख सकें। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इससे क्या है वो देखिए। यहाँ पर आपका 4G या 5G से ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं कि यहाँ पे लेटेंसी आपका 10 मिली आई थिंक ये माइक्रो सेकेंड होगा, तो वो आपसे 1 ms से कम हो गए। ये आपके लेटेंसी सोच सकते कितना कम है। डेटा ट्रैफिक आपका जो यहाँ पर 7.2 एक्साबाइट पर मंथ होगा, यहाँ 50 एक्साबाइट पर मंथ होगा। मतलब आप ये मतलब ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके। पीक डेटा रेट्स इसके आपके 1 GB पर सेकेंड है, ये 20 GB पर सेकेंड होगा। अवेलेबल स्पेक्ट्रम आपका 3 GHz, ये अवेलेबल स्पेक्ट्रम आपको 30 GHz, 10 टाइम ज़्यादा है, आप सोच सकते हैं। ये कनेक्शन डेंसिटी 1000 कनेक्शन पर किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पर कनेक्शन डेंसिटी होगा 1 मिलियन कनेक्शन पर स्क्वायर किलोमीटर। आप ये देख लीजिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ से आप देखिए 100,000 से आपके यहाँ 1 मिलियन कनेक्शन पर किलोमीटर हो जाएगा। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझाया। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या वो देखते हैं। 2G और 3G मोबाइल नेटवर्क होंगे, वो रिलाई करता है माइक्रोवेव वायरलेस बैकहोल जो कनेक्ट करते हैं आपको सेल साइट्स को विद द नियरेस्ट स्विचिंग सेंटर। नियरेस्ट स्विचिंग सेंटर को सेल साइट से ये कनेक्ट करता है यूजिंग द माइक्रो वायरलेस बैकहोल। 4G LTE ये इंट्रोड्यूस करता है IP बेस्ड कनेक्टिविटी है, रिप्लेसिंग कॉपर और माइक्रोवेव बेस्ड सेल को रिप्लेस करके ऑप्टिकल फाइबर से उसको रिप्लेस करता है और IP बेस्ड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। 5G डिप्लॉयमेंट में ये ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस है। स्टेप टेकन अभी तक जितने कदम उठाए गए हैं वो देखते हैं। भारत ने प्रोग्राम किया है, ये प्लान कर रहा है इसको टू लिंक करे 2.5 लाख ग्राम पंचायत थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू ग्राम पंचायत जो आपके 2.5 लाख ग्राम पंचायत है उसको कनेक्ट करना इसका प्लान है।
नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 ये क्या बताता है, ये डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो इसेंशली मीन्स दैट इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिटीजन के नीड्स के हिसाब से या इंटरप्राइज के नीड्स के हिसाब से मेट किया जा सके, एक अफोर्डेबल रेजिलेंट एंड यूबिक्यूटस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस डेवलप किया जा सके। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका टाइटल है बिल्डिंग एन एंड टू एंड 5G टेस्ट बेड। बिल्डिंग एंड एंड टू एंड 5G टेस्ट बेड, ये क्या देखते हैं प्रोग्राम, ये क्लोज कैलिब्रेशन इस्टेब्लिश करता है यूनिवर्सिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी स्मॉल टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ जो बिल्ड करे कंप्लेंट विथ 3GPP स्टैंडर्ड्स। आप इससे पहले भी 3GPP का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, यदि आपको ये नहीं समझ में आए तो आप पिछले वीडियो में लेक्चर में जाकर आपको इसको जरूर देखें। 3GPP स्टैंडर्ड्स या सेवरल स्मॉल एकेडमी का रिसर्च वो 5G थीम्स के रिसर्च कर सकेंगे, जो फंड करेगा फंडेड बाई होगा आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एंड मेडी। एरिक्सन ये इंस्टॉल किया फर्स्ट पब्लिक एक्सेस 5G टेस्ट बेड एट IIT दिल्ली। IIT दिल्ली पर एरिक्सन ने पहला पब्लिक एक्सेस 5G टेस्ट बेड इस्टेब्लिश किया है। द रिपोर्ट ऑफ द स्टीयरिंग, जो रिपोर्ट है आपका स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द हाई लेवल फोरम, वो लेड आउट 3 प्रायोरिटीज एरिया देता है 5G में। 5G में आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ होंगे सेक्टर, वो बता रहे हैं। डिप्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है एंड अर्ली रोल ऑफ 5G प्रोग्राम टू मैक्सिमाइज, ताकि आप मैक्सिमाइज करें वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ 5G एज अ टेक्नोलॉजी टू बिल्ड इंजीनियस मटेरियल एंड R&D कैपेसिटी स्पेशली डिजाइन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैन्युफैक्चरिंग टू स्पेंड कर सके आप मैन्युफैक्चरिंग बेस को फॉर 5G टेक्नोलॉजी का, जिसमें इंक्लूड है बोथ आपके सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन एंड इक्विपमेंट असेंबली एंड टेस्टिंग। 5G हैकाथॉन ये क्या है वो देखेंगे। ये शॉर्ट लिस्टिंग करता है आपके इंडियाज फोकस कटिंग ऑन एज आइडियाज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्केबल 5G प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन से। ये आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा कि इंडिया के फोकस कटिंग मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं, आइडियाज़ डेवलप कर रहे हैं, उसको वर्केबल 5G प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और सॉल्यूशन इसका निकालना। ये डिपार्टमेंट आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, ये आप याद रखिएगा 5G आपका टेलीकम्युनिकेशन का DOT का, जो एसोसिएशन है विद द गवर्नमेंट एकेडमी एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर। ये ओपन टू डेवलपर्स, ये डेवलपर्स तक मतलब इसके कौन से कौन स्टैक हो सकते हैं, स्टूडेंट, स्टार्टअप, MSME, एकेडमी, इंस्टीट्यूशन, रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया एंड आई। ये ऑर्गेनाइज किया था अलॉन्ग साइड द इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2020। कहते हैं इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है IMC 2020 न्यू दिल्ली, उसके साथ ही ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडियन मोबाइल कांग्रेस ये लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है साउथ एशिया में, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने सेटअप किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु में ने ये सेटअप किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए। यह कहाँ, ये बेंगलुरु कर्नाटका में। मोर न्यूज़ इसके बारे में पढ़ाएंगे कि ये प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन सर्विस जो अलाउ करता है स्टेक होल्डर को बेनिफिट लिया जा सके लर्निंग एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज से। ये फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, ताकि आपके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर द यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एक बिल्डिंग प्रूफ कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सके। इसके बारे में ये दिया है। आप यहाँ पे एक डायग्राम शो किया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करता है। आप ये डायग्राम आप जब देखेंगे तो आप ये खुद समझ जाएंगे, इजीली दिया है तो इसमें टाइम इसमें कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या है। और ब्लॉकचेन क्या है वो देखते हैं। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसे यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्ट नोड्स और पार्टिसिपेंट। ये ट्रांजैक्ट करता है, ये यूज़ करता है नोड या पार्टिसिपेंट्स के, हम देख लेते हैं अक्रॉस, ये ट्रांजैक्ट करता है। जो ऑनरशिप राइट होता है वो रिकॉर्डेड होता है क्रिप्टोग्राफिकली स्टोर्ड एंड लिंक्ड ब्लॉक विच कंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑनरशिप ऑफ एसेट अमंग द पार्टिसिपेंट दैट कैन रिमेन एनोनिमस। इसमें क्या होता है, ऑनरशिप के नेम में यहाँ कुछ नहीं लिखा था, ये क्रिप्टोग्राफी का फॉर्म में स्टोर होता है और एक ब्लॉक से लिंक होता है, ताकि आप जब इसके एसेट को आप खरीदे या रिकॉर्ड्स में है तो वो आपके यहाँ पार्टिसिपेंट्स का वो आपको सिर्फ एसेट्स और ये सब आपको देख सके। ये एनोनिमस के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है ताकि आपके आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन छुपाया जा सके। ब्लॉकचेन ओपन है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स दैट कैन, जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज इफिशिएंटली नियर रियल टाइम। ये नियर रियल टाइम में होता है।
इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जनरली इसका की कैरेक्टरिस्टिक है डिसेंट्रलाइजेशन, परसिस्टेंस होता है, इसमें एनोनिमिटी होता है और ऑडिबिलिटी होता है। विद दिस स्टेट्स ब्लॉकचेन कैन इजली ये सेव करता है आपका कॉस्ट एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी। इसका वेरियस एप्लीकेशन है बैंकिंग के, कैपिटल मार्केट में, के लिए साइबर सिक्योरिटी में, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, टेलीकॉम और गवर्नेंस से। गवर्नमेंट स्टेप क्या है, IT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैज़ सपोर्ट किया है मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट, टाइटल आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद SEDAC, IDRBT एंड VJTI एज एग्जीक्यूटिव एजेंसी। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वो पार्टनरशिप किया नास्कॉम के साथ, जो लॉन्च करेगा फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म, जो फोकस करेगा 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसमें आपका ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंक्लूडेड। ये याद रखिएगा आप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है नास्कॉम के साथ है। नेक्स्ट आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक लॉन्च किया है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NHICPS। ये रोड मैप तैयार करेगा डेवलप ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिसिस एंड रोबोटिक्स। ये आपके साइंस एंड टेक डेवलप करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्या, वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट एक पैप साइन किया है IBM इंडिया के साथ, एक पायलट स्टडी होगा जो यूटिलाइज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर में वेदर सॉल्यूशन निकाला जाए बाई यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी वजह से एक पैक्ट साइन किया गया है गवर्नमेंट और IBM के साथ। अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या है, एबिलिटी ऑफ मशीन होता है टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क, जिसमें आपका थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूट टास्क इन रियल टाइम सिचुएशन विदाउट कॉन्स्टेंट सुपरविजन। इसमें ये कहता है कि आपने जब एम्बेडेड प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उस प्रोग्राम के हिसाब से वो मशीन वर्क करती है, जैसे आपको वॉशिंग मशीन है। इसमें थिंकिंग और परसीव और लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें अभी क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये चीज़ें ऐड की जा रही है कि मैं ऐसा मशीन बताऊं जो अपने एक्सपीरियंस से डिसीजन ले सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, मतलब लॉजिक पे बेस होकर वो डिसीजन लिया जा सके। अपने एक्सपीरियंस से जो बार बार वो अपने एक्सपीरियंस किया अपने पिछले वर्क में, उस एक्सपीरियंस से डिसीजन वो ले सकते, मतलब हम उसमें डिसीजन मेकिंग का स्किल डाल रहे थे। ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहलाता है। ये एग्जीक्यूट आपके रियल टाइम सिचुएशन में करता है। मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कार देखते मतलब विदाउट ड्राइवर के कार चल रहे हैं, ठीक है, हमने उसमें देखा मान लो बीच में एक बच्चा आ जाता है तो वो क्या करेगी, वो अपने परसीविंग से, लर्निंग से वो उसको क्या करना चाहिए, उसके पास 2 ऑप्शन है, एक वो गाड़ी रोक दे या एक बच्चे को पार कर दे। 2 काम हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसमें वो रॉबोट सोचने के काबिल हो सकता है वो जो कार जो चल रही है तो वो रुक जाए। तो इसी के में इसमें परसीवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाएगा तो वो डिसीजन ले सकेगा रियल टाइम में। ये डिप्लॉयड क्या है, वैरायटी ऑफ टास्क है जिसमें कनेक्टिविटी इन्हांस करना हो या प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो, आप वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये टिपिकली जहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है मशीन लर्निंग। जो मशीन लर्निंग मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक पार्ट है, आप ये समझेंगे, वेयर मशीन्स कैन एक्सपीरियंस एंड एक्वायर स्किल विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका एप्लीकेशन क्या है, हेल्थ केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। वेरियस स्टेप जो टुवर्ड्स रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो लिया है, रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए जो वेरियस स्टेप लिए हैं वो देख लेते हैं। OECD प्रिंसिपल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, जिसने 42 कंट्रीज इंक्लूडिंग OECD मेंबर एंड नॉन मेंबर ने अडॉप्ट किया है प्रिंसिपल्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टेटस क्या है इंडिया में, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया 5 एरिया जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, और इंडिया में क्या मेजर वीकनेस है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सेटल करेगा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो एक प्लेटफॉर्म होगा फॉर न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो टेस्ट प्रोवाइड करेगा, गेटवे टू टेस्ट एंड डेवलप सॉल्यूशन करेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अभी हमने पढ़ा है, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर डेवलप करेगा। गवर्नमेंट हैज़ बिगन टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलट बेसिस पे गवर्नमेंट ने यूज़ कर लिया, कहाँ, क्रॉप कटिंग में, IL एस्टिमेशन अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर आप जो क्रॉप कटिंग और रियल एस्टिमेशन हो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 रेस 2020 ये क्या है, ये ग्लोबल मीटिंग ऑफ माइंड्स का है जो यूज़ कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉर सोशल
एम्पावरमेंट के लिए, इंक्लूजन के लिए एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन की एरियाज लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी अमंग्स अदर सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सोशल यूज़ के लिए होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे अभी भी इंडिया में बहुत हम लोग इसमें लैक करते हैं। स्टार्टअप चैलेंज कर रहा है पिच फेस्ट वाज आल्सो लॉन्च ड्यूरिंग द इवेंट। ये ऑर्गेनाइज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप है इसमें इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। गवर्नमेंट 2020 बजट में अनाउंस किया है लार्जेस्ट एवर मिशन, जिसे हमने कहते हैं नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन NMQTA। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है वो पढ़ ली, कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक स्टडी है, फोकस जो करता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे। ये बेस है क्वांटम थ्योरी पे, जो एक्सप्लेन करता है आपका एनर्जी के नेचर एंड बिहेवियर और न क्वांटम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, मतलब जो एनर्जी और मैटर है उसके नेचर और बिहेवियर को आपको एक्सप्लेन करता है एटॉमिक लेवल पे और सब एटॉमिक लेवल पे। क्वांटम कंप्यूटर इनकोड करता है इंफॉर्मेशन एज क्वांटम बिट्स और क्यूबिट विच कैन एग्जिस्ट इन सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन के साथ ये एग्जिस्ट करता है, मतलब आप इससे पढ़े बाइनरी नंबर, कंप्यूटर बाइनरी नंबर पे इनपुट लेता है। यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा, ये क्वांटम बिट्स लेगा जिसे क्यूबिट कहता है, और ये एक साथ एग्जिस्ट करता है। जैसे क्यूबिट रिप्रेजेंट करेगा आइटम्स को, एटम्स हो सकता है, आयन्स, फोटोन्स, इलेक्ट्रॉन्स से एंड देयर रिस्पेक्टिव कंट्रोल डिवाइसेज दैट दे आर वर्किंग टुगेदर टू एक्ट कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसर की तरह काम करेंगे। क्वांटम कंप्यूटर क्या करता है आप ये देखते हैं, जहाँ पर हम लोग मशीन में एक समय पे आपको 1 होता था, दूसरे समय पे 0 हो जाता है। सॉरी, यहाँ हम पेन ले लेते हैं, ये ठीक होगा। जैसे कोई एक नंबर है 1, एक स्टेट पे 1 शो करेगा या 0 करेगा, ठीक है। फिर ये 1 0 इस तरह के नंबर है। यदि कोई चेंजेस आपके यहाँ पर अकर करता है तो यहाँ पर सिर्फ चेंजेस वो अकर होगा, यहाँ मान ली 1 होगा तो ये 1 होगा, बाकी ये रिमेनिंग जो स्टेट है अलग अलग का ये 1 0 1 ही रहेगा। सिर्फ आपके इसमें जब चेंजेस हुए हैं तो ये जो बाइनरी डिजिट है आपकी यही इसमें चेंज होगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में ये ऐसा नहीं होता। क्वांटम कंप्यूटर में क्या करता है कि जैसे 1 0 1 0 है तो इसमें क्या कर रहा है, यदि 0 पे कोई चेंजेस हो रहा है तो चेंजेस यदि ये 1 पे हो रहा है तो इससे जो इफेक्ट हो रहा है इसको उसमें भी तब्दील आएगा। ये 0 हो सकता है, फिर ये 0 हो सकता है, ये फिर 0 हो सकता है, इस तरह के चेंजेस आएगा। मतलब इस 0 को 1 में चेंज होने में जो इससे जो इफेक्ट इस स्टेट पे पड़ेगा वो चारों स्टेट चेंज होंगे, इसके जो इफेक्ट पड़ेंगे। लेकिन आपको बाइनरी कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता था। क्वांटम कंप्यूटर में यही है, ये क्या कहता है, अपने पोजीशन से जो इफेक्ट दूसरे को पड़ता है उसको चेंज करता है, क्योंकि सब एटॉमिक लेवल पे कैलकुलेट कर रहा है। इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यहाँ पे कहते हैं क्यूबिट रिप्रेजेंट करता है आपको एटम्स, आयन या क्यूबिट रिप्रेजेंट विच कैन एग्जिस्ट ऊपर। क्यूबिट रिप्रेजेंट करता है आटम, आयन्स एंड फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन द रिस्पेक्टिव कंट्रोल डिवाइस बिकॉज क्वांटम कंटेन दिस मल्टीपल स्टेट। ये मल्टीपल स्टेट को साइमल्टेनियसली होल्ड करता है। जैसे हमने बोला मल्टीपल स्टेट एक साथ होल्ड करता है। इसका पोटेंशियल है टू बी मिलियंस ऑफ टाइम। इसका पोटेंशियल ऑफ मिलियन ऑफ टाइम मोर पावरफुल होता है। जो अभी हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा मिलियन ऑफ टाइम से मोर इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है। एप्लीकेशन हो आप ये डेवलपमेंट में जहाँ पर ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलप करना हो, साइंस एंड मेडिकेशन में सेफ लाइफ मेडिसिन लर्निंग टू डायग्नोस इलनेस हम देखें सूनर, ये सब चीज़ों में आपकी इसके वाइड एप्लीकेशन है। जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, ब्रेक थ्रू करना है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ से इस आइडिया पड़ेगा, ये आपके जो सुपर कंप्यूटर के मिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा ये पावरफुल होते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी होगी। यहाँ पर यहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया, अभी तक कोई इंडिया में कोई क्वांटम कंप्यूटर अभी तक नहीं है। 2018 में साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने अनवील किया एक प्रोग्राम जिसको कहेंगे क्वांटम इनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी QST, जो एक्सेलरेट करेगा रिसर्च एंड क्वांटम कंप्यूटिंग पे। क्वांटम कंप्यूटिंग क्लासिकल कंप्यूटर में दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेंगे। आपके क्लासिकल कंप्यूटर में प्रोसेस जो करता है, इन्फॉर्मेशन को जो प्रोसेस करता है वो बाइनरी फॉर्मेट होता है जिसको बिट कहते हैं। ये एक समय पर आपको 0 ही शो करेगा या
1 शो करेगा। क्वांटम कंप्यूटर इसके बदले में क्या यूज़ करता है, लॉजिक की यूनिट यूज़ करता है जिसे हम क्वांटम बिट्स कहते हैं। और क्यूबिट शॉर्ट में जो क्या करता है, क्वांटम स्टेट को क्वांटम स्टेट में यूज़ करता है, जो साइमल्टेनियसली आप रिप्रेजेंट करता है बोथ, एक साथ ही बोथ वो रिप्रेजेंट करता है 0 1 और देयर कोरिलेशन से। विद दिस बिट इन क्लासिकल कंप्यूटर में जो बिट्स होता है वो ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर। मतलब यहाँ हमने जो बताया था कि अभी यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर बताया था ये इंडिपेंडेंट होता है। यदि यहाँ पर 0 है तो ये चेंज हुआ 1 तो ये 1 चेंज होगा, बाकी जो आपके अलग स्टेट है वो सेम ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वही यहाँ बता रहे हैं आपके वाइल दिस क्लासिकल कंप्यूटर में बिट्स ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में यदि एक क्यूबिट्स का स्टेटस चेंज होता है तो वो अफेक्ट करता है ऑल अदर क्यूबिट्स को इन द सिस्टम, सो दे कैन एक साथ ही वर्क कर सकते हैं टू अचीव अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें हमने देखा कि आपके देखिए क्लासिकल कंप्यूटर में ऑपरेट ये इंडिपेंडेंट करता वन अनदर से। क्वांटम कंप्यूटर में यदि एक भी स्टेटस क्यूबिट का चेंज होता है तो वो दूसरे स्टेटस को चेंज कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम मिशन के बारे में जानते हैं, क्या मिशन है। ये इम्प्लीमेंटेड किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। ये प्रपोज कर रहा है टू प्रोवाइड आउटले प्रोवाइड करेगा 8,000 करोड़ फॉर 5 ईयर में। ये इतना डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मेन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इससे आपकी पीटी के लिए, मेंस के लिए नहीं मैं बता रही हूँ, पीटी के लिए बता रही हूँ कि अभी टाइम कम है, तो आप जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका कंसेप्ट जाने, उसके बाद वो बाकी चीज़ों का जो डिटेल है आप छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा कवरेज करना है। तो यदि आप एक ही क्वेश्चन में या एक टॉपिक में आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो इससे आपके कोई फ़ायदा नहीं होगा। 3 एरियाज ऑफ फोकस के लिए इसमें क्या है, तो आपके ये फोकस करेगा, आपको पता है इनोवेशन, स्टार्टअप, एड्रेस इशूज़, ये सब पे फोकस रहेगा। एप्लीकेशन विल रिसीव बूस्ट, जो एप्लीकेशन है जो रिसीव करेगा बूस्ट वो इंक्लूड आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग, न्यूमेरिकल, मतलब इससे क्वांटम कंप्यूटर आ जाने से किस फील्ड में ज़्यादा बूस्ट होगा वो बता रहे हैं आपके। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, न्यूमेरिकल, वेदर प्रेडिक्शन, साइमुलेशन, सिक्योरिंग द कम्युनिकेशन एंड फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एटसेट्रा, ये आप देख सकते इतना दिया है। रिसेंट न्यूज़ क्या है वो हम देख लेते हैं। रिसेंट पेपर फ्रॉम गूगल से कहते हैं गूगल्स क्वांटम कंप्यूटिंग लैब अनाउंस किया है कि कंपनी ने एक अचीव किया है क्वांटम सुपरमेसी। सो क्वांटम सुपरमेसी मीन्स होता है कि रिसर्चर एबल है यूज़ कर सके आप क्वांटम कंप्यूटर को एक सिंगल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। अभी तक कोई कहते हैं कन्वेंशनल जो कंप्यूटर है तो वो सुपर कंप्यूटर वो अभी तक परफॉर्म नहीं किए इन रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब आप क्वांटम कंप्यूटर यूज़ करके एक सिंगल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें क्वांटम कंप्यूटर जिसका नेम है साइकामोर, वो क्लेम करता है कि सुपरमेसी बिकॉज ये जो नेम है आपका साइकामोर, ये गूगल क्वांटम कंप्यूटर है जो क्लेम करता है अपना सुपरमेसी बिकॉज ये 200 सेकेंड में कैलकुलेशन किया, जो आपके नॉर्मल जो सुपर कंप्यूटर होंगे वो 10,000 ईयर्स लेंगे टू कंप्लीट। साइकामोर देखिए जो नेम है आपका गूगल का सुपर कंप्यूटर, ये याद आप रखें। इसने दावा किया कि वो जो सुपर देखिए 200 सेकेंड में टास्क कंप्लीट किया, जो आपके नॉर्मल सुपर कंप्यूटर है उसे ये काम करने में 10,000 ईयर लगते टू कंप्लीट। आप सोच सकते हैं, आप इमेजिनेशन कीजिए कि कितना पावरफुल होगा ये साइकामोर। नेक्स्ट मूव करते हैं एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या है वो देखते हैं। एज कंप्यूटिंग अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बाय 2025 तक के कंपनी जनरेट करेगी या प्रोसेस करेगी मोर देन 75 ऑफ देयर डेटा आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर दैट इज एट द एज ऑफ द क्लाउड। मतलब ये अनुमान किया जा रहा है कि रिसर्च के अनुसार से कि आप कंपनी जो 2025 तक वो जो उसका डेटा है वो प्रोसेस करेगी 75% वो इसको बाहर ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज डेटा सेंटर है उसके बाहर वहाँ पर ये प्रोसेस करेगी, उसको जनरेट करेगी एज ऑफ द क्लाउड। एज कंप्यूटिंग क्या है वो जानेंगे। एज कंप्यूटिंग इनेबल करता है डेटा को एनालाइज किया जाए या प्रोसेस किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए एट द एज ऑफ द नेटवर्क। आपके जो नेटवर्क है उसके एज पे ही डेटा को एनालाइज किया जाए
प्रोसेस किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। इसका मतलब ये है कि डेटा को एनालाइज किया जाएगा लोकली, जहाँ पर इसे स्टोर किया गया है वहीं पर इसे एनालाइज किया जाएगा रियल टाइम में विदाउट लेटेंसी। इससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्लाउड है आपके बिग डेटा प्रोसेसिंग, ये बिग डेटा प्रोसेसिंग है जिसके डेटा वेयरहाउस कहते हैं। एज क्या, रियल टाइम में आपको डेटा प्रोसेस कहता है, लोकल प्रोसेसिंग हुआ या डिवाइस है आपके इसी एज के नेटवर्क पे ही यहाँ पर डेटा प्रोसीड हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या, जैसे स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट व्हीकल, कनेक्टेड सिस्टम। यहाँ पर या इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मतलब बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उसमें जो यूज़ ये करते हैं, तो ये हेल्प करेगा आपको इसमें। जो अभी हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिवाइसेस और आपकी स्मार्ट होंगे, जिसका नेम से ही पता चल रहा है कि स्मार्ट वर्क करेंगे। एज कंप्यूटिंग अलाउ करेगा डेटा फ्रॉम इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस टू बी एनालाइज किया जा सके एट द एज ऑफ द नेटवर्क बिफोर उसे डेटा सेंटर या क्लाउड पे भेजने से पहले डेटा कहते एज पर ही एनालाइज किया जा सके। तो ये और अच्छी बात है कि आप क्लाउड पे ना भेजो, उससे पहले ही आप एज पे नेटवर्क के एज पे आप उसे एनालाइज कर लो, तो इससे क्या होंगे, बफरिंग भी कम होगी, लेटेंसी आपकी कम होगी। ये क्लाउड कंप्यूटिंग से क्यों अलग है? बेसिक डिफरेंस है एज कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा प्रोसेसिंग टेक प्लेस, डेटा कहाँ प्रोसेस कर रहा है, ये बेसिक डिफरेंस है। क्लाउड में आपको क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग ये क्लाउड की तरह जैसे मतलब उनके शेप में ये बना रहता है, मतलब कहीं पर ये मतलब ये ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल क्लाउड हम जानते हैं वो है, ये नैंडर क्लाउड नहीं है। मतलब ये आपके एक एजम्पशन मानेंगे जो इसकी शेप है लगभग एक क्लाउड की तरह, ये दूर मतलब एक स्टोर होता है। इसमें दोनों में क्या है कि डेटा प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रहा है उसमें पड़ता है। आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा प्रोसेस होगा, आपके एक नेटवर्क के एज पे होगा। इन सिंपल जब क्लाउड कंप्यूटिंग में आप स्टोर करते हैं, एक्सेसिंग डेटा करते हैं प्रोग्राम ओवर इंटरनेट, आप इंटरनेट के ऊपर आप प्रोग्राम को स्टोर कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पे नहीं। मतलब एज कंप्यूटिंग में आपका क्या होगा, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पे आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन आप क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट पे। करेंटली जो एग्जिस्टिंग IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग सिस्टम परफॉर्म करता है देयर कंप्यूटेशन इन क्लाउड यूजिंग डेटा सेंटर से, इन द क्लाउड में करता है यूजिंग डेटा सेंटर। एज कंप्यूटिंग ऑन द अदर हैंड मैनेज करता है मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट किया जाता है बाय इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेज बाय स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा लोकली। बेनिफिट इससे क्या होगा, आपका हाई स्पीड, रिड्यूस लेटेंसी या बेटर अवेलेबिलिटी होगी, लेस एक्सपेंसिव रूट होगा ताकि आपकी स्केलेबिलिटी एंड वर्सिबिलिटी मतलब ये अच्छा हो। आप अलाउइंग कंपनीज टू एक्सपेंड कर सके अपने कंप्यूटिंग कैपेसिटी को थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ IoT डिवाइस एंड द एज डेटा सेंटर को यूज़ करके वो अपनी कैपेसिटी कंपनी बढ़ा सके। डार्क नेट क्या है ये देखें, न्यूज़ में क्या है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB ये अरेस्टेड किया था कंट्रीज फर्स्ट डार्क नेट नारकोटिक ऑपरेटिव वेलेसली स्निप 100 ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग पार्सल्स अब्रॉड। जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है NCB ने अरेस्ट किया कंट्री का पहला डार्क नारकोटिक ऑपरेटर था जो एलिजली शिफ्ट किया 100 ऑफ साइकोट्रिक ड्रग पार्सल्स अब्रॉड। ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या है वो देखेंगे। कंस्टिट्यूट किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986 में अंडर द नारकोटिक ड्रग एंड द साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंदर। ये प्रोवाइड करता पेनाल्टी ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिराइव्ड फ्रॉम और यूज इन इलीगल ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग। ये एपेक्स ड्रग लॉ इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल है फाइटिंग ड्रग एंड ट्रैफिकिंग यूज अब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस इन इंडिया। ये वर्क करती है कैलिब्रेशन विद द कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, GST, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, CBI, ये सब के बारे में इतना डिटेल की आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आप ब्रॉड आइडिया रख सके ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सके कि UPSC कुछ भी पूछ सकता है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये नेशनल हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एंड इज़ एफिलेटेड है, ये आप होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। डार्कनेट क्या वो समझते हैं, ऑल्सो नोन एज डार्क वेब भी कहते हैं इसको। डार्कनेट पार्ट ऑफ इंटरनेट का है जो कांट बी एक्सेस थ्रू ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स लाइक गूगल, नॉर इट इज़ एक्सेसिबल बाय द नॉर्मल ब्राउजर लाइक द क्रोम और सफारी। आप यूँ समझे कि आप कोई भी सर्च करते हैं तो कहाँ करते हैं, गूगल में या क्रोम में या और कोई सर्च इंजन पे करते हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन आपको पेज खुल कर आ जाते हैं। लेकिन डार्क वेब या डार्कनेट में ऐसा नहीं होता है। आपके लिए इसके लिए सर्च इंजन आपकी एक अलग सर्च इंजन होता है जो आपको यूज़ करना पड़ता है। ये नॉर्मल ब्राउज़र के लिए नॉर्मल ब्राउज़र नहीं है।
जनरली इसे जनरली यूजेज नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसको नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जहाँ पर चीज़ें क्लियर ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, लीगल ना हो, लीगल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ ये यूज वहाँ पर इसे यूज़ जनरली नहीं करते हैं। जो चीज़ आपकी इलीगल है और उसमें कोई डाउट है और आपके मतलब वो लॉ यहाँ इंडिया में प्रिवेल नहीं करता हो, तो आप उसमें ये यूज़ किया जाता है नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मतलब समझते इलीगल इलीगल के लिए आप जो वेब यूज़ होता है वो आपके डार्क नेट के लिए यूज़ होता है, विच मेक इन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और गवर्नमेंट ऑथर इसको इनएक्सेसिबल बना देता है। कंटेंट ऑफ डार्क नेट वो इनक्रिप्टेड होते हैं और रिक्वायर करता है स्पेसिफिक ब्राउज़र जिसे टॉर कहते हैं। टॉर का फुल फॉर्म है द ऑनियन रिंग। ये रिंग की तरह, ऑनियन रिंग की तरह इसका लेयर बना होता है ब्राउज़र जो एक्सेस करता है उस पेज को। डार्क नेट इटसेल्फ ये पार्ट है डीप वेब का। आप डार्क नेट और डीप वेब में ये ना समझे दोनों इक्वल है, नो। डार्क नेट एक पार्ट है आपका डीप वेब का। ये डीप वेब आपके ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें इंक्लूड करता है साइट्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द पासवर्ड। ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन का बैंक स्टेटमेंट है जो अवेलेबल है ऑनलाइन बट विल नॉट बी पुल्ड अप इन जनरलाइज इंटरनेट सर्च। जैसे आप सर्च किसी का बैंक में एक मान लीजिए अकाउंट है, तो आप जब सर्च इंजन में मानते हैं तो क्या वो अकाउंट खुल जाता है? नहीं खुलता है। इसमें आपको सर्च इंजन पे ये नहीं खुलेगा, इसका एक जनरलाइज नहीं है। आप इसके लिए एक पासवर्ड दिया होगा, आईडी दिया होगा, उसको यूज़ करके तभी आप इसको देख सकते हैं। ओनली डिफरेंस इसमें डिफरेंस ये है दैट वाइल डीप वेब, आपका जो डीप वेब एक्सेसिबल आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डार्क नेट इज डेलिबरेटली हिडन। और डार्क नेट ये हिडन होता है। द पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट इज रेडली अवेलेबल टू जनरल पब्लिक एंड सर्चेबल ऑन ए स्टैंडर्ड सर्च इंजन इज कॉल्ड सरफेस वेब। वो चीज़ जो आपको ईजिली अवेलेबल हो और जनरल पब्लिक के लिए और सर्चेबल स्टैंडर्ड के लिए सर्च इंजन पर, उसको सरफेस वेब कहते हैं। सरफेस आपको पता, सरफेस पे वो चीज़ अवेलेबल है। ये जनरली यूज़ किया जाता है जर्नलिस्ट और सिटीजन ने जो निकलते ऑपरेसिव रिजीम में काम कर रहे हो, रिसर्चर और स्टूडेंट के लिए जो रिसर्च कर रहे हो सेंसिटिव टॉपिक पे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड एक्सेस कंटेंट ब्लॉक। ये साउंडेड बाय द कंसर्न ओवर द एनोमिटी। ये साउंडेड बाय द कंसर्न ओवर एनोमिटी, इसे कौन यूज़ करे उसके एनोमिटी से कंसर्न क्रिएट करता है। इलिसिट एक्टिविटी के लिए हेवन क्लियर होता है, ये हेवन बन जाता है उसके लिए। इसमें देखेंगे द अनियन रिंग, ये क्या है? द अनियन ब्राउज़र डेवलप किया गया था इन मिड 90s में बाय यूएन स्टेट नावल रिसर्च लैबोरेटरी के द्वारा, जो प्रोटेक्ट करता है यूएस के इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन लाइन। ये आपके क्रिप्टेड फॉर्म में होता है, इसी की वजह से आपको ये यूज़ करते थे यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन। ये टर्म इट इज़ टर्म सो एज द ट्रैफिक फ्रॉम द ब्राउज़र क्रिएट सेवरल लेयर लाइक दोज। इसमें क्या होता है, जो आप डायरेक्टली सर्च मारो और ये खुल कर आ जाता है, नहीं। इसमें जो ट्रैफिक वो फ्रॉम ब्राउज़र से क्रिएट करता है, सेवरल लेयर में इसमें क्रिएट होता है, जो आपको अनियन की तरह रिप्रेजेंट करता है। और ये डेस्टिनेशन साइट से पहुंचने में ये उससे पहले ये एकदम गोल 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 घुमाता है। इन द अदर वर्ड, अनलाइक नॉर्मल सर्फिंग में कंप्यूटर डज नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू द सर्वर वेयर वेबसाइट इज लोकेटेड। इंस्टेड अ होल सीरीज ऑफ सर्वर्स आर इन्वॉल्व इन कनेक्शन इन ऑर्डर टू क्रिएट ग्रेटेस्ट पॉसिबल एनोनिमिटी। आपकी गोपनीय को रख सके, एनोनिमिटी बनाए रखने के लिए आपको सीरीज ऑफ कनेक्शन ये स्टैब्लिश करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरफेस वेब, जो आपको सरफेस पे दिखता हो, इजीली अवेलेबल हो। यहाँ पर डीप वेब का यहाँ दिया है, या डार्क वेब है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टेप टेकन इन इंडिया। इंडिया में अभी तक क्या स्टेप लिया गया? सेंटर ने डायरेक्टेड किया ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को वो कंट्रोल करे फॉरेन बेस कंटेंट प्रोवाइडर ऑफ डेटा और मेटा डेटा के लिए, ताकि एक लेजिस्लेटिव चेंजेस प्रोवाइड किया जा सके इम्यूनिटी, और फॉर साइबर हैकर्स के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जा सकते। सीडैक काम कर रहे CSIR के साथ, जो डेवलप कर सके डार्क नेट और वेब एंड नेटवर्क टेलीस्कोप बेस्ड साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड इंटरफेस फ्रेमवर्क। दिस विल हेल्प, ये हेल्प करेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ट्रैक कर सके क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स को जो इलीगल प्रोडक्ट और सर्विस बेचते हैं सर्च प्लेटफॉर्म पे। केरला पुलिस ने इस्टेब्लिश किया है स्पेशलाइज डार्क नेट वेब इन साइबर डोम एंड 4 ऑफिसर हैव बीन ट्रेंड एज अ डार्क नेट एनालिस्ट टू मॉनिटर दिस एक्टिविटी। केरला बहुत आगे होता है, ये सब चीज़ों में केरला बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं।
फिर नेक्स्ट वीडियो में और कवर किए जाएंगे। 2-3 या 4 लेक्चर में ये टोटल हमारा साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं इसे एक साथ कंपाइल कर दूंगी, जो आवर्स के आपके ज़्यादा आवर्स के होंगे, ताकि आप इसको रिवाइज़ कर सकें ईजिली और आपको ये सही से रिवाइज़ हो सकेगा। कि आपके ये मान लीजिए मेरे ख्याल से आपके 12 या 14 लेक्चर होंगे, तो आपके 14 आवर्स मान सके, 14 आवर्स के लगभग 14 आवर्स होंगे। तो 14 आवर्स का ये वीडियो आपका साइंस एंड टेक ये पूरा कवर करता है, ऊपर से आपको एक ब्रॉड व्यू देता है जो आपके मेंस में भी काम करेगा। तो वो आप इसको आराम से सुन सकते हैं अपने अपने ईजी नीड के हिसाब से। यदि आपको लेक्चर नॉर्मल स्पीड में आप सुन सकते हैं तो नॉर्मल स्पीड में, रिवीजन करना हो तो आप स्पीड इसको बढ़ा सकते हैं, कम करना हो या पॉज करके आप इसको फिर से देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अपने हिसाब से आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन आपकी इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। आपको डिलीवरी करना होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट है, इतने सारे आपके अलग सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट को आपको कवर करना और एग्ज़ाम में उसकी डिलीवरी देनी है। तो डिलीवरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए 2020 IAS के लिए। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।